गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपना पाठ हम शुरू करते हैं। इस पाठ में सबसे पहले हम मरुस्थलीय प्रदेश की परिभाषा जान लेते हैं। अच्छा, मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो और जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हों, वही मरुस्थलीय प्रदेश है। मगर ऐसा नहीं है। हम इस पाठ में इसे समझेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं। सामान्यतः इसकी परिभाषा है जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन्हें रेगिस्तान नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों में पूरे साल भर में जितनी भी बारिश होती है, पूरे साल भर यहाँ जितनी बारिश होती है उससे कहीं अधिक पानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसीलिए यहाँ जो ये प्रदेश जो हैं वो शुष्क यानी कि सूखे प्रदेश होते हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म ही प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश कहलाते हैं। जहाँ तापमान बहुत कम होता है, ठंडे प्रदेश होते हैं, वे भी मरुस्थलीय प्रदेश हो सकते हैं। तापमान के आधार पर पृथ्वी पर जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और शीत मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधों में जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं वे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहलाते हैं और वे मरुस्थलीय प्रदेश जो कि शीत कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित होते हैं उन्हें शीत मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित मरुस्थलीय प्रदेशों को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं और शीत कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित मरुस्थलीय प्रदेशों को शीत मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। और जैसा कि नाम से यहाँ है कि ये उष्ण है, यानी कि यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, मौसम काफ़ी सूखा होता है और जो भूमि होती है वह रेतीली होती है। यहाँ धूल भरी और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। जबकि शीत मरुस्थलीय प्रदेश में तापमान बहुत कम होता है, शुष्क होता है मगर तापमान बहुत कम होता है और यहाँ पर रेतीली भूमि नहीं पाई जाती है। यहाँ पे चट्टानें अधिक होती हैं या फिर बर्फीले प्रदेश होते हैं। अब इन मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार जान लेते हैं। इनका विस्तार लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में सर्वाधिक होता है। अब कुछ विश्व प्रसिद्ध मरुस्थलों के नाम। यहाँ पे कुछ मरुस्थलों के नाम दिए गए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं और वे किस महाद्वीप में स्थित हैं उनका भी नाम दिया है। इन्हें आपको नोट करना है। अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। एशिया महाद्वीप में स्थित है अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में है सोनोरान मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल और पेटागोनिया मरुस्थल। इनके नाम आपको याद भी करने हैं। अब उष्ण मरुस्थल के विस्तार के बारे में जानते हैं। उष्ण मरुस्थल का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु, यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पूरे वर्ष में सामान्यतः इन मरुस्थलों में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। यहाँ दिन धूप वाले और बहुत गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और इसी कारण यहाँ पर गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म होती हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और यहाँ पर रेतीली आंधियाँ चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मरुस्थलीय प्रदेशों की सूखी रेतीली भूमि पर जहाँ बारिश न के बराबर होती है और अगर होती भी है तो वाष्पन के द्वारा उड़ जाती है, पानी की बहुत कमी होती है, तो यहाँ कोई पेड़ पौधे भी उगते होंगे। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इस तरह के जलवायु में भी जीवित रहते हैं और उसी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं। तो पानी की कमी के कारण यहाँ वे ही वनस्पतियाँ विकसित हो पाती हैं जो कि सूखे की स्थिति का सामना कर सकें और उनकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर लंबी जड़ों वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब लंबी जड़ों वाली वनस्पतियाँ क्या करेंगी? जब पानी ही नहीं है तो पानी यहाँ पर होता है लेकिन भूमि में काफ़ी गहराई में पानी पाया जाता है और जब पौधों की जड़ें लंबी होती हैं तो वे गहराई से पानी को अवशोषित कर लेती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में पत्तियाँ नहीं होती हैं।
जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें अधिकतर पत्तियां नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो छोटी, चिकनी और मोटी होती है, जिससे जो पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो कम से कम हो सके। और इन पत्तियों पर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं जो वाष्पन की दर को और कम कर देते हैं, और जो तने होते हैं वह मोटी छाल वाले होते हैं। और यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में भी जहाँ नदियाँ या जल के स्रोत होते हैं वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि उगाते हैं, जो कि वीरान जगह पर बगीचे जैसे दिखाई देते हैं, और इन्हें मरुद्यान कहते हैं। इनमें प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियों और मोटे अनाज की खेती की जाती है। मरुद्यान किसे कहते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ भी जल के स्रोत या नदी पाई जाती है वहाँ आसपास झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और घासें उग आती हैं, जो बगीचे जैसे दिखाई देते हैं, और इसलिए इन्हें मरुद्यान कहते हैं। और यहाँ की मुख्य वनस्पति है खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी और ताड़ आदि। जैसा कि अभी हमने जाना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पतियां भी काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो इस कारण यहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या भी काफ़ी कम होती है। यहाँ वे ही जीव रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, और साथ ही जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ रह पाते हैं? जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और जिनमें गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है। मुख्यतः यहाँ पर बिल बनाने वाले जानवर रहते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर तापमान कुछ कम होता है, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा, और गर्म मौसम को सहन करने वाले ऊंट, भेड़ और बकरियां आदि। ऊंट यहाँ का मुख्य जानवर है, और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो आइए ऊंट की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आपने अगर ऊंट देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़, इसमें चर्बी इकट्ठा रहती है, और यह जो वसा इकट्ठा हुई होती है यह पानी की कमी को पूरा करती है, और इसी वजह से ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं, और जैसे जैसे इन्हें भोजन नहीं मिलता है ये उस कुबड़ में इकट्ठा चर्बी का इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में भी करते हैं, और उस कुबड़ की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, जो रेतीली भूमि पर चलने और दौड़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए ऊंट का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में सवारी व सामान ढोने में किया जाता है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जब यहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी विषम है, पानी की कमी है और वनस्पति भी बहुत नहीं है, तो यहाँ पर मानव जीवन कैसा होगा? तो यहाँ पर मानव जीवन काफ़ी कम पाया जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत विषम है, तापमान में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और रातों में बहुत अधिक ठंडी। गर्मी के मौसम में अत्यधिक तापमान होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ठंडियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे तापमान में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। रेतीली आंधियाँ चलती हैं, जिसके कारण बस्तियों के नष्ट होने का डर बना रहता है, और इसीलिए यहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है और बस्तियाँ दूर दूर हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि उष्ण मरुस्थल में जनसंख्या बहुत कम क्यों होती हैं, तो इसका उत्तर यही है कि यहाँ की जलवायु बहुत विषम है, तापमान में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है, रेतीली आंधियों के कारण बस्तियाँ नष्ट होने का डर बना रहता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियाँ प्रमुख हैं, और इन जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय जो है शिकार करना तथा पशुपालन है। यहाँ के लोग मिट्टी के बनाए घरों में रहते हैं, और उनकी दीवारें काफ़ी मोटी बनाते हैं, और मोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि ये गर्मी के प्रभाव को कम कर सकें। छतों को पत्तों और मोटी घास से बनाया जाता है, और घास और मिट्टी दोनों ही गर्मी के प्रभाव को कम करती है, और इसीलिए यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं और उनकी दीवारें काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषता है? 5 विश्व प्रसिद्ध मरुस्थलों के नाम बताइए, और ये भी बताइए कि वे किस महाद्वीप में स्थित हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? मरुस्थलीय प्रदेशों में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मरुद्यान किसे कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में लोग किस प्रकार के घर बनाते हैं?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें।